धान में लगने वाली बीमारी के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। इस वीडियो को देखने के बाद धान में जितने भी बीमारी लगते हैं जो ज्यादातर हमारे धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है, अगर आप इसको देख लेते हो तो आपको और भी किसी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम कैसे इस बीमारी को नियंत्रित करते हैं, क्या इसकी पहचान होती है, इस बीमारी को फैलने के लिए क्या उचित वातावरण चाहिए, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में हम दे रहे हैं। तो एक एक बीमारी के बारे में हम डिटेल से देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखने वाले हैं धान में लगने वाले जो बीमारी फंगस से लगता है। किस चीज से लगता है? फंगस से, जिसको हम कवक भी बोल देते हैं या फफूंद भी बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बीमारी पढ़ते हैं अपन ब्लास्ट के बारे में। ब्लास्ट के बारे में पूरा जानने की कोशिश करते हैं, आगे दवाई भी बताएंगे इसके बारे में। ब्लास्ट का अगर पहचान देखते हैं तो सबसे पहले पत्ती पे आपको लंबे इस तरह के क्या दिखते हैं? धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, ध्यान रखना, ब्लास्ट में जो धब्बा दिखाई देता है वो लंबा रहता है। ठीक है, ऐसे आंख के जैसा, या जो नाव होता है ना बोट, उसकी तरह दिखता है लंबा। ठीक है, सबसे पहले पत्ती पे इसका लक्षण दिखाई देगा। पत्ती के बाद जो धान का जो तना होता है, तने पे जो जोड़ होते हैं, गांठें पाई जाती है, ज्वाइंट होता है, वहां अटैक करता है और यहां से सड़ करके तना गिरना चालू हो जाता है और बाली पूरा गिर जाता है। ठीक है, उसके बाद यही बीमारी और अगर फैल जाता है तो जहां से पत्ती निकलता है इस जगह को सीथ बोलते हैं, या आप एक प्रकार से इस जगह को आप बाली निकलने धान के पौधे का इसको गर्दन बोल सकते हो। ठीक है, जहां से यहीं से फिर आगे बढ़ के बाली निकलता है, इस जगह पे अटैक करता है। और दूसरा, अगर हम यहां नहीं रोकते हैं तो ये फिर सीधा सीधा धान की बाली पे आक्रमण करता है। अब आगे बात करते हैं इस बीमारी का प्रमुख लक्षण क्या है। ठीक है, लक्षण जानने से पहले हम देखते हैं कि कहां कहां अटैक करता है। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो सीडलिंग अवस्था से, मतलब धान का पौधा छोटा है तब से लेकर के कल्ले निकलने तक और यहां तक कि बाली आने तक की पूरा अपना आक्रमण करता है। उसके बाद हम प्रभावित भाग का बात करें तो पत्ती को प्रभावित करता है, जड़ों पे तने पे जो ज्वाइंट होता है उसको प्रभावित करता है, बालियों के डंठल, जहां से बाली का जो डंठल होता है उसको प्रभावित करता है, और इवन दाने के जो छिलके होते हैं उसको भी प्रभावित करता है। आगे देखते हैं कि ब्लास्ट बीमारी को फैलने के लिए क्या उचित वातावरण चाहिए, कैसा परिस्थिति होता है, कैसा वातावरण होता है तो बीमारी ज्यादा फैलता है। ठीक है, तो पहला रुक रुक कर बूंदाबांदी होना, मतलब दिन भर बारिश हो रहा है, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रहा है, उस कंडीशन पे। बादल वाला मौसम छाया है हमेशा, दिन भर से बदली का मौसम है, तब ये बीमारी लगने की संभावना बढ़ जाती है। अत्यधिक आर्द्रता, मतलब उमस वाली गर्मी, चिपचिपा वाला जो गर्मी होता है वो। रात का तापमान का कम होना, दिन का तापमान का ज्यादा होना, मतलब तापमान में भारी कम ज्यादा होते रहना, ये एक कारण बनता है। और अगला है अत्यधिक नाइट्रोजन। खैर, ज्यादा नाइट्रोजन दोगे तो पौधे में तो हरापन बढ़ेगा, सॉफ्टनेस बढ़ेगा, पौधा कोमल होगा तो कोई फंगस या कीट तो आक्रमण करेगा, ये तो आम बात है। ठीक है, अगला, अब इसके हम नियंत्रण में आ जाते हैं। आपको मैं कुछ जो अभी जो वर्तमान में जो यूज हो रहा है दवाई, ठीक है, मैंने अलग अलग जगह से पता किया, फिर उसके बाद आपको मैं दवाई रिकमेंड कर रहा हूं। डोज आप इसको वही रखोगे जो ब्रांड बोलती है। ठीक है, इसलिए मैं डोज मेंशन नहीं किया हूं, जो आपको दवाई के डिब्बे पे डोज बताया जाएगा वही डोज आप उपयोग करिए। तो पहला है टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन, इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी एक यूज करना है। अगला है एजॉक्सिस्ट्रोबिन डाइफेनाकोनाजोल का कॉम्बिनेशन, प्रोपिकोनाजोल ट्राइसाइक्लाजोल का कॉम्बिनेशन। अगला है पायरोक्लस्ट्रोबिन, इसका ये सिंगल आता है 10% SC पे, इसका उपयोग कर सकते हो। और एक नया कॉम्बिनेशन है, क्या है? मेफेंट्रीफ्लुकोनाजोल एंड फ्लुक्सा पायरोक्साइड करके कॉम्बिनेशन है, इसका उपयोग कर सकते हो। कोई भी एक दवा का आप छिड़काव करिए, कोई भी एक फफूंदनाशी का छिड़काव करिए, डेफिनेटली आपको नियंत्रण मिलेगा। इन सभी के अलावा यदि आप वो वीडियो देखते देखते आपको और कोई कॉम्बिनेशन पता है जिसका उपयोग आप किए हो तो बिल्कुल आप सजेस्ट कीजिए। वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य रहता है कि इस वीडियो के माध्यम से बाकी को भी फायदा हो, और कमेंट में भी आप सही चीज का सुझाव देंगे तो अन्य लोगों के लिए भी वो फायदेमंद रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो बीमारी है ब्राउन स्पॉट, जिसको भूरा धब्बा बोलते हैं, ये भी फफूंद से होता है, फंगस से होता है, कवक से होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको पत्ती पे छोटे छोटे धब्बे दिखेंगे। धब्बे को एकदम बारीकी से देखोगे तो धब्बे के चारों ओर पीला सर्कल रहेगा, पीला घेरा रहेगा, ये मेन पहचान होता है। ब्लास्ट में जो धब्बा बनता है लंबा बनता है, नाव के आकार का या आंख के आकार का। इसमें जो धब्बा बनता है छोटा गोल रहेगा और चारों तरफ पीला घेरा रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं धब्बा रहेगा। इस बीमारी का यदि हम लक्षण देखें, शुरुआती अवस्था में कहां कहां से अटैक करता है ये? बीजों का ठीक से अंकुरित नहीं होता। ठीक है, और शुरुआत में पौधा ही सूख कर, शुरुआत में ही अगर प्रभावित बीज को बोते हुआ तो बीज अंकुरित नहीं होगा, और ये अगर बीमारी शुरुआत में ही लग गया तो क्या होगा? पौधा सूख कर क्या होगा? जो छोटा पौधा रहेगा वो झुलसी हुई नजर आती है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। मेन हम देखते हैं, वही बताया ना, इसका पौधा का जो पत्ती रहेगा उस पे छोटे धब्बे दिखाई देंगे और धब्बा के चारों ओर पीला घेरा रहेगा, ये मेन पहचान है इसका। ठीक है, ये चीज हो गया। दाने और बालियों पर इसका ज्यादा प्रभाव देखा गया है। ये PDF आपको दे देंगे। कहां से मिलेगा PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है। इंस्टाग्राम में जाइए, इंस्टाग्राम में बायो पे जाइए, बायो में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से ज्वाइन करिए, वहां PDF डाला हुआ है, आप वहां से इसका PDF ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, एक एक चीज के बारे में आपको बताते हैं। अब इसका दवाई का बात करते हैं। ये बहुत अच्छा दवाई प्रोपिनेब 70% WP मतलब पाउडर फॉर्म पे आता है, इस दवाई का उपयोग करते हैं।
टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, ये भी एक अच्छा दवाई है। एजॉक्सिस्ट्रोबिन, डाइफेनोकोनाजोल, थायोफेनेट मिथाइल 50, और एक है क्या है पाइकॉक्सीस्ट्रोबिन करके है, एक है एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्रोपिकोनाजोल। कोई भी एक दवा का आप इसका छिड़काव करिए, बिल्कुल आपको फायदा मिलेगा, बहुत अच्छा दवाई है। क्लियर इतना? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सीथ ब्लाइट। सबसे पहले सीथ ब्लाइट शब्द सुनते ही, ये भी फंगस से ही होता है। सीथ ब्लाइट, सीथ शब्द को पहले समझिए। सीथ शब्द मेनली, अगर सीथ शब्द देखा जाए तो जहां बाली आप देखें, जब बाली निकलता है धान का तो बाली को पत्ती घेरे रहते हैं, वो जगह एक प्रकार से वो भी एक प्रकार का सीथ होता है। दूसरा, जहां से पत्ती निकलता है ना, जहां से ये पत्ती निकला है यहाँ, तो ये जगह को सीथ बोलते हैं। ठीक है, जहां जहां से पत्ती निकलता है उस जगह को सीथ बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे यहाँ से निकला है, ये वाला पत्ती यहाँ से निकला, ये जगह सीथ कहलाता है। इन जगह का सड़ना, इन जगह पे फंगस का आक्रमण होना क्या कहलाता है? सीथ ब्लाइट कहलाता है। क्लियर हुआ इतना? ये सब चीज, ये जगह को हम क्या बोलते हैं? सीथ बोलते हैं। अब ध्यान सुनिए, अगर मैं इस बीमारी का बात करूं, ठीक है, सीथ ब्लाइट का बात करूं, तो सीथ ब्लाइट हमेशा जहां से पानी है उसी के आसपास पानी के लेवल पे इसका फंगस अटैक करेगा शुरुआत में। जब बहुत शुरुआत में तो ऐसा काला काला दिखेगा, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से दिखेंगे सीथ ब्लाइट। जहां से पत्ती निकलता है या जहां से बाली निकलता है, बाली को जहां से घेरे रहता है उन जगह पे आक्रमण होता है। मेन तो ये नीचे पानी की सतह पे ज्यादा अटैक करता है ये सीथ ब्लाइट। ठीक है, एक होता है आपका सीथ रॉट भी होता है। सीथ रॉट के बारे में आगे बात करेंगे, सीथ ब्लाइट के बारे में बात करते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इसके बारे में। तो यह फफूंद धान की फसल को टिलरिंग से लेकर, मतलब जब कल्ले निकलते तब से लेकर के हेडिंग मतलब बाली बनते तक आक्रमण करता है। ठीक है, प्रारंभिक लक्षण जल स्तर के पास दिखाई देगा, बताया था पानी जहां तक पानी भरा था उसी के आसपास के तने पे दिखेगा करके, और बाद में जो धब्बा काला दिखता है, फिर वही चीज बाद में फिर क्या हो जाता है, बैगनी भूरा या बैगनी भूरे रंग का हो जाएगा। बाली निकलने की अवस्था पे भी अटैक करता है, दाना भरने की अवस्था पे अटैक करता है। ये सभी चीजें पीडीएफ में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं दवाई के बारे में। दवाई वही है, सभी जितने भी फफूंद वाला बीमारी है धान का, सब पे एक ही फफूंदनाशी का उपयोग करना है, वही रिपीट होता है। आपको हर एक बीमारी के लिए फफूंदनाशी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, कुछ स्पेसिफिक पे लगता है, लेकिन मैक्सिमम कवर हो जाता है। आप एक डालोगे तो मैक्सिमम जितने फफूंद से होने वाली बीमारी है वो फफूंदनाशी काम कर देता है। पहला टेबुकोनाजोल ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन का कॉम्बिनेशन, दूसरा टेबुकोनाजोल, फिर पेंसीयूरॉन, ये एक दवाई है स्पेशली सीथ ब्लाइट के लिए। क्लियर इतना? इसका उपयोग कर सकते हैं। पेनफ्लूफेन टेबुकोनाजोल, ठीक है, पेनफ्लूफेन टेबुकोनाजोल, इसका कॉम्बिनेशन आता है। एक आइसोपैराजोन और डाइफेनाकोनाजोल का आता है, इसका भी उपयोग आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? तो कोई भी दवाई का उपयोग करिए, डोज वही रखना है जो आपको ब्रांड बोले, ठीक है, डोज यहां मेंशन नहीं किए हैं। अगला बीमारी है फॉल्स स्पट। फॉल्स स्पट, इस तरह के आप धब्बे तो देखे होंगे, ये बाली निकलने की अवस्था पे अटैक करता है, इसलिए याद रखना इसका दवाई जब फ्लावरिंग स्टेज हो, फूल आए उसी समय डालना है। 50% जब फूल निकल जाए उस टाइम पे इसके लिए दवाई का उपयोग करना है। शुरुआत में धब्बे ऐसे दिखेंगे पीले रंग के, बाद में वो नारंगी रंग का हो जाएगा, ऑरेंज टाइप का, फिर बाद में और गहरा होता है तो गहरे हरे रंग का दिखता है, काले रंग का दिखता है। ठीक है, ये जो धब्बा रहता है लक्षण इसका बीच पर दिखाई देता है। शुरुआत में पीले रंग के होते हैं, फिर नारंगी रंग का होता है, अंत में गहरे काले रंग का हो जाता है। मिट्टी पे पाए जाने वाले बीजाणु मतलब वही फंगस, जब मिट्टी पे पड़ा रहेगा, पहले जब इसको कंट्रोल करना है ना तो पहले तो बीज उपचार कर दो। शुरुआत में जब बीज बो रहा है उसी समय जो भी फफूंदनाशी आता है उसको बीज में मिला दो, तो फंगस बीज में चिपका मर जाता है। अब फील्ड में लग गया, फील्ड में लगने के बाद क्या होता है, फील्ड में लगने के बाद आपको अलग अलग क्या करना है, फफूंदनाशी का उपयोग करना है। अनुकूल परिस्थिति पहले बात करें फिर दवाई बताते हैं। अनुकूल परिस्थिति में फूल आने और दाना भरने की अवस्था के दौरान आर्द्रता, बारिश, बादल का छाना, मतलब उमस वाली गर्मी, बारिश होना और बादल का मौसम छाया रहना, ये सब चीजें। नाइट्रोजन ज्यादा दोगे कोई भी बीमारी बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए हमेशा संतुलित मात्रा में उपयोग करें। दवाई की वही बात करें, फिर वही फफूंदनाशी आ जाता है। एजॉक्सिस्ट्रोबिन, डाइफेनाकोनाजोल, टेबुकोनाजोल, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, डाइफेनाकोनाजोल, एजॉक्सिस्ट्रोबिन, मैंकोजेब, टेबुकोनाजोल, इस तरह के अलग अलग कॉम्बिनेशन पे अलग अलग ब्रांड ने इसको बना करके बेचना चालू किया है। मैं यहाँ जो बता रहा हूँ कोई पर्टिकुलर ब्रांड का नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ टेक्निकल नेम बता रहा हूँ। अलग अलग ब्रांड इसे अलग अलग नाम से बेचती है, आपको जो ठीक लगे आप यूज करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीथ रॉट, अगला बीमारी है सीथ रॉट। सीथ रॉट भी ये भी फफूंद से होने वाली बीमारी है। सीथ में बताया था आप लोगों को, सीथ किसे बोलते हैं, जहां पत्ती निकलता है या जिस जगह को बाली को जो पत्ती घेरा हुआ है उस जगह को भी सीथ बोला जाता है। ठीक है, सीथ रॉट जो होता है यहाँ अटैक करेगा कौन से पत्ती पे, जो बाली के ठीक नीचे जो इस तरह से गोल बाली को घेरा रहता है उसी के आसपास एक धब्बा बनता है ऐसे काले भूरे रंग का। ये धब्बा धीरे धीरे इस तरह से फैलते जाता है, पूरे बाली को बर्बाद करते जाता है। क्लियर इतना? फंगस से होता है। अब इसमें देखते हैं मुख्य प्रभावित भाग, ऊपरी पत्ती का सीथ, वही सीथ मतलब यही वाला भाग, ये वाला भाग को प्रभावित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रभाव देखते हैं। बाली पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाती, जिससे बालियां सड़ जाती है और उपज में भारी गिरावट आती है। ये पहले यहाँ अटैक होगा, फिर बाली पे जाएगा ये। ठीक है, ये सभी चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं। लक्षण की बात करें, शुरुआती धब्बे बनते हैं, वही जहां से जो सीथ बोल रहा हूं, जहां से बाली को घेरा था वाली जगह पे आयताकार अनियमित धूसर भूरे रंग के क्या बनते हैं, धब्बे बनते हैं। धब्बों का बढ़ना, बालियों का रुकना, फफूंद का जमा होना, पूरे बाली पे अटैक होगा, पूरा उत्पादन घट जाएगा भारी मात्रा में। ठीक है, फंगस कैसे अटैक करता है, अगर फंगस को भी अटैक करता है, कोई भी जगह फंगस बैठा है मतलब उस जगह पे वो अपना खाना ले रहा है, पौधे का जो खाना है उसको फंगस ले रहा है और उस जगह कमजोर करते जा रहा है और उस जगह को सड़ाते जा रहा है, ऐसे नुकसान पहुंचाता है। दवाई का बात करें, टेबुकोनाजोल, ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन, थायोफेनेट मिथाइल,
और हेक्साकोनाजोल। 0.5% जीआर पे है, ग्रेनुलर फॉर्म पे दानेदार है, तो इसका डोज थोड़ा ज्यादा रहेगा क्योंकि इसको मिट्टी पे डालोगे। जीआर मतलब ग्रेनुलर दानेदार रहेगा। 3 किलो 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज रहता है, रेत में मिला करके डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं अपन धान में लगने वाले जीवाणु जनित रोग, बैक्टीरिया। जीवाणु को क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, इसका तो बैक्टीरिया और वायरस का बहुत ही मुश्किल होता है कंट्रोल कर पाना, फिर भी देखते हैं आगे इसका क्या सिम्टम है। सबसे पहला देखते हैं बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। जीवाणु से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी में सबसे पहला बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में क्या होता है? सबसे पहले पत्ती के किनारे पे ऐसे धब्बा बनेगा, ये धब्बे आपस में चिपक जाएगा और ऐसे धारियां का निर्माण करते हैं। ठीक है, किनारे पे पहले धब्बा बनता है, किनारे पे आपको पीला पड़ेगा, पीला पड़ने के बाद सूखा हुआ झुलसा हुआ दिखेगा। ठीक है, और अगला चीज, ये पत्ती जब सुबह जाकर के देखोगे तो यहाँ पास कुछ जमा रहता है, जो फंगस वहां कुछ बैक्टीरिया जो होता है कुछ छोड़ा रहता है। इसको तोड़ के यदि आप पानी पे डुबाते हो तो पानी पे ये फैलती हुई नजर आती है, इसको बैक्टीरियल बोलते हैं, इसका पहचान है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये सभी चीजें 3 प्रकार के आक्रमण होता है, पीलापन आता है, ऐसे झुलसता है, और एक 2 सप्ताह की उम्र में इस तरह से पूरा मरता है। 2 सप्ताह का होता है पौधा, 2 सप्ताह 3 सप्ताह का, तो ये सिम्टम है। इसको क्रेसिक सिम्टम बोलते हैं। क्रेसिक सिम्टम सबसे खतरनाक होता है, पूरा पौधा ही मर जाता है। इसमें 3 तरह के आपको लक्षण दिखाई देंगे। देखो, बैक्टीरियल में 3 प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं बैक्टीरियल ब्लाइट में, लीफ ब्लाइट, क्रेसेक, हल्की पीली पत्ती। ठीक है, नर्सरी में पौधे की पत्तियों के किनारे पर गोल पीले धब्बे दिखाई देते हैं जो बढ़कर आपस में मिल जाते हैं और पत्तियों को सूखने का कारण बनता है। अगर मैं क्रेसिक सिम्टम का बात करूं, क्रेसिक सिम्टम मतलब पूरी तरह से सूखना पौधे का, ये आपको ज्यादातर दिखाई देता है कब? ये आपको दिखाई देता है जब 1 से 2 सप्ताह का होता है पौधा, तो दिखाई देता है। ठीक है, सुबह सुबह नए धब्बों पर दूधिया रंग के गाढ़े ओस की बूंदें बनती है जिनमें बैक्टीरिया के समूह होते हैं। मतलब बताया ना, सुबह सुबह यदि आप देखोगे ये पत्ती को, अगर बहुत ज्यादा ये बीमारी फैल जाए तो इसके पत्ती को आप देखोगे तो यहाँ पास कुछ जमा हुआ दिखेगा। इसको तोड़ के अगर डुबाओगे पानी पे, या इसके तने पे भी दिखता है, ये तने को तोड़ के डुबाओगे तो पानी पे फैलती हुई कुछ नजर आती है, जो बैक्टीरिया के द्वारा छोड़ा गया मटेरियल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब पहचान है। आपको पीडीएफ चाहिए तो बता दिया हूं मैं कैसे लेना है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नियंत्रण देखते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फेट, टेट्रासाइक्लिन, 10% एसपी, ये दोनों को कॉम्बिनेशन पे आता है। इसको मिलाना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ, मिक्स करना है। ठीक है, और इनको आपको क्या करना है? छिड़काव करना है। उसके बाद एक सेपरेट अगर छिड़काव करना है कासुगामाइसिन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 45% WP को जो फॉर्मुलेशन पे आता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। डोज वही रखना है जो आपको ब्रांड बोले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धान में विषाणु जनित लगने वाला वायरस से लगने वाले रोग में एक ही वायरस है, खतरनाक वायरस, टुंगरो वायरस। ठीक है, टुंगरो वायरस का पहचान बता देते हैं। सबसे पहले पत्ती के ऊपरी जो नोक होते हैं, मान लीजिए ये पत्ती है तो यहाँ से पीला पड़ना शुरू होगा और यहाँ तक पड़ेगा, नीचे हरा रहेगा, नीचे तरफ हरा रहेगा, ये देखो नीचे तरफ हरा रहेगा, ऊपर की पत्ती पीले रहेंगे। ये इसका पहचान है। इसको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं है। इसको फैलाता है कीड़ा। कौन कीड़ा फैलाता है? ये माहू, हरा माहू, जिसको हम लोग ग्रीन लीफ हॉपर बोलते हैं। इसको मारना पड़ेगा। इसको मारने के लिए दवाई आगे बता देंगे। ठीक है, तो ये चीज होता है। इसको मारोगे तो ये वायरस को फैला नहीं पाएगा। जितना इसको फैलने से रोक सकते हो इसका इलाज है। ठीक है, तो हमको इसको मारना है। ठीक है, प्रभाव क्या रहता है? बौनापन, कल्ले कम निकलना। इसका प्रभाव क्या देखेगा बीमारी का? कल्ले कम निकलेंगे अगर ये बीमारी लगे। पत्ती का रंग बदलना, पीलापन। पीलापन कैसे फैलता है? पीलापन नोक से शुरू होकर नीचे की तरफ बढ़ता है और नीचे हरा रहता है, ऊपर पीला रहता है। धारियों पर धब्बे बनना, बाली निकलने में देरी, खाली या अधूरे दाने, पौधे का सूखना। प्रभाव और क्या है? प्रभावित अवस्था अगर देखें तो कोई भी अवस्था में छोटे से लेकर पौधा बड़ा हो रहा तब तक आक्रमण करता है। ठीक है, दवाई का बात करें तो दवाई तो इसका कुछ होता नहीं है, तो कीड़े को मारने से रोकना है क्योंकि कीड़ा फैलने से रोकेगा। इमिडाक्लोरोफिड और थायामेथॉक्सम, ये सब दवाई को डालोगे तो कीड़ा मरेगा। कीड़ा अगर मर गया तो वायरस फैलने से रुकेगा। इस तरह से समय समय पर आपको जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगे बिल्कुल इसको शेयर करिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको इस प्रकार के वीडियो और ला कर दे सके। तो आप बिल्कुल लाइक करिए, तब हमको मोटिवेशन मिलता है, आगे और वीडियो बना पाए हम लोग। धन्यवाद।